अभय दुबे और प्रदीप भंडारी। अभय दुबे लगातार मुस्कुरा रहे थे। देखिए, विजय त्रिवेदी ने भी कहा अभय दुबे कि महायुति को बढ़त है, अनंत विजय ने भी कहा महायुति को बढ़त है, और संजीव ने कहा अगर कनपटी पे कोई बंदूक रख देगा तो मैं भी ये मानने को तैयार हो जाऊंगा कि महायुति को बढ़त है। अभय दुबे, लोकसभा और विधानसभा के बीच क्या बदल गया? बड़ा दिलचस्प विश्लेषण में सुन रहा था। संजीव जी ने तो अनंत जी और विजय जी को एक बड़ी सीख दी कि साहब स्टूडियो से निकल के जमीन पर जाइए, नहीं तो सही साबित नहीं होंगे। और अंततः भारतीय जनता पार्टी की जो टेक्टिक्स होती है उसका खुलासा किया कि कनपटी पर बंदूक रख दे तो ही कह सकते हैं कि ये आगे हैं, नहीं तो उनके अंतर मन पर, उनके हृदय पर हाथ रखे। अब मानक जी, मैं आज जब इस डिबेट में आ रहा था तो मुझे कुछ बातें याद आई। मुझे याद आई देवेंद्र फडणवीस जी का। आप जैसे महाराष्ट्र की चर्चा करो तो सबसे पहले चेहरा याद आता है देवेंद्र फडणवीस का। और आमची सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। महान इस सदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अजित पवार, हमारे देश के तथाकथित कर्णधार मोदी जी कहते थे। और उसके साथ ये कहा इन्होंने, अब बाद में क्या कहा उन्होंने कहा कि ये जो नवाब मलिक है साहब, ये जो बंबई बम विस्फोट का वली शाह जो जेल के अंदर है, उससे हमारी ईडी गई और उसने पूछा तो ये पता लगा कि नवाब मलिक ने जमीन खरीदने के दाऊद इब्राहिम जो उसका भाई कास्कर को पैसे दिए थे, उससे बम धमाके हुए हैं। इतना बड़ा आरोपी। अब साहब अजीत दादा पवार के साथ गलबैया कर दी। तीसरा आरोप भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाती थी। उन्होंने कहा दाऊद इब्राहिम देशद्रोही का दायां हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी प्रफुल्ल पटेल, जिससे सौदे किए, तुमको तो जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसना पड़ेगा। अब वो अजीत दादा पवार भी फ्री हो कर दिए इन्होंने। प्रफुल्ल पटेल अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूछ रहा है कि नवाब मलिक चालत नहीं, मग आम्हाला सांगा प्रफुल्ल पटेल कसा चालता है। तो क्या महाराष्ट्र के लोगों को मूर्ख समझ लिया है प्रधानमंत्री जी? मैं अनंत विजय जी को सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या पत्रकार, एक ही राग अलापते, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे बताइए ना देश को कि मदरसे की मोदी जी ने फोन किया शिंदे साहब को, अरे शिंदे जी, मुसलमानों को अगर प्रभावित कर रहा है तो उनके मदरसे के जो टीचर्स हैं उनकी 6,000 से 16,000, 8,000 से 18,000 करो। मौलाना आजाद मुस्लिम बोर्ड जो है उसकी 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दो। और ये षड्यंत्र देश के साथ, देश के लोगों गौर से सुनिएगा, ऐसा नहीं पूरे देश भर में इनको भ्रष्टाचारी भी चलते सत्ता की भूख मिटाने के लिए, इनको आतंकवादी भी चलते हैं सत्ता की भूख मिटाने के लिए। आप देश के लोगों गूगल करिएगा, सैफुल्लाह फारूक दुर्दांत आतंकवादी, पंडितों का हत्यारा। मोदी जी ने कहा भाई वार्ड नंबर 33 कश्मीर से टिकट दो। तारिक अहमद मीर, देश के लोगों जो मैं बोल रहा हूं वो गौर से सुनिए और उसको सर्च कीजिएगा। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाला, उसको कश्मीर से विधानसभा का चुनाव लड़ाते हैं ये लोग। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री का मंच साझा करता है। इनको कोई परेशानी नहीं है साहब। 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए ये देवेंद्र फडणवीस की, क्या कह रहे थे? मुस्लिम लीग के साथ हम गर्व से कहते हैं, मुस्लिम लीग के साथ हमने स्थानीय निकाय में नागपुर आरएसएस का जहां मुख्यालय है। ये देश के लोगों इन चीजों को गौर से सुनिएगा। ये महाराष्ट्र के साथ क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। अबे भाई एक मिनट, हाँ, अरे रुकिए ना, एक सेकंड। कल ऐसा बदनुमा दाग, एक मिनट, हाँ, बोल कल ऐसा बदनुमा दाग महाराष्ट्र के दामन पर लगाया प्रधानमंत्री जी आपने। वो जो C295 एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीन कर लेकर गुजरात में चलते चुनाव में उद्घाटन कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे महाराष्ट्र के लोगों को? अच्छा ठीक है, ओके। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीन कर ले गए। अरे अब मेरी बात तो सुनिए। एक तो अभय दुबे हैप्पी दिवाली थोड़ा मुस्कुराइए। दिवाली के आपको ये फटाके फूट रहे हैं। दिवाली मानक जी, दिवाली के दिवाली की शुभकामनाएं। थोड़ा मुस्कुराइए। दूसरा आप ये इतनी अच्छी मराठी कहां से बोल लेते हैं भाई अभय दुबे? हमें तो पता नहीं था भाई। मानक भाई, ऐसा है मराठियों के बीच पला बड़ा हूं, तो मराठी मध्ये मला बहुत बढ़िया, आता काय सांगायचं नहीं, बट मैं मराठी बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। मैं समझ रहा हूँ। फिर तो इसका मतलब अगले 20-25 दिन आपके, मुझे लग रहा है, महाराष्ट्र में गुजरने वाले हैं। पार्टी आपको जरूर जिम्मेदारी देगी महाराष्ट्र भेजने की। अब मेरा सवाल, हाँ,
जी जो मैं पूछना चाह रहा था। देखिए, 3 पंडितों ने अपनी भविष्यवाणी कर दी, चुनावी पंडितों ने। आपने जो अपने समय का सदुपयोग किया, बहुत बढ़िया किया अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए, वो आपका हक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं एक भविष्यवाणी आप भी कर देते, आज बता देते आपके हिसाब से कितनी सीटें एमवीए को आ रही हैं, कितनी महायुति को आ रही हैं, ऑन रिकॉर्ड हो जाता है ये। विजय जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। सबसे बड़ा महाराष्ट्र के चुनाव में अपने पैर पर किसी ने कुल्हाड़ी मारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने मारी। उनको साफ दिखाई दे रहा था। मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर मैं भी एक विश्लेषक के रूप में बात करूं, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में नहीं करूं, तो मैं समझता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि लगभग 148 सीटें भाजपा ने ली और विजय जी ने बताया कि दूसरों के भी उम्मीदवार लड़ा के 165। अब जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी जी चरम पर थे, ये कह रहे थे 400 पार, उस समय महाराष्ट्र ने 28 में से 9 सीटें, सिर्फ 27% स्ट्राइक रेट दिया है महाराष्ट्र में। तो इनको महाराष्ट्र का मिजाज समझना था। 148 165, मैं दावे से कहता हूं 27 से 30 सीटें इसमें से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में आने वाली है। लोकसभा का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। अगर आप कांग्रेस पार्टी और गठबंधन का देखेंगे तो वो शिवसेना का देख लीजिए, एनसीपी का देख लीजिए, ठीक है, 10 में से 8 सीटों का देख लीजिए। मैं समझ गया। ओके, अभय दुबे का मोटे तौर पर यह कहना है लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था वही विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। प्रदीप भंडारी, अब आपकी बारी। प्रदीप भंडारी पहले सेफोलॉजिस्ट थे और खुद सर्वेस करवाते थे। प्रदीप, मुझे पता है प्रवक्ता की जंजीरों से बंधे हैं, लेकिन थोड़ा सा बताइए ना, ये हाल में जो एग्जिट पोल गलत हुए लोकसभा के, जिसमें आपका भी एग्जिट पोल था उस समय का, हाल में हरियाणा के सारे गलत हो गए, तो अब ये इस तरह की भविष्यवाणियां करना, इस तरह के सर्वेज अभी हाल में भी 1-2 आए हैं, इनको गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? प्रदीप, यहीं से शुरू करिए।